चाइनीज कुत्ते का घुटना मेरे घुटने में लगा दिया और ये बहुत गलत बात है। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया, इस तरीके की चीज़ें मैंने कभी सुनी नहीं। तो चाइना में लोग या कई कंट्रीज़ हैं जो जहाँ कुत्ते डॉग खाते हैं लोग और उसके जो घुटने हैं वो इंडिया भेज देते हैं और डॉक्टर्स उसको लगा देते हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नी रिप्लेसमेंट कराया था, जो बहुत सक्षम थे। उनका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा? मैं 90 प्लस एज के कई पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ, वो चल रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है, लोग बाहर से हमारे यहाँ कराने आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट इफेक्टिव है। या आपके मन में कोई डाउट है तो मेडिकल कॉलेज से बढ़िया आपको सलाह मिलने का प्लेस जो है मैं समझता हूँ नहीं है। आपकी एज 70-80 हो चुकी है अब, तो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय? जी, तो आज के समय में जितने मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ उसमें 70-80% केसेस ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं। बिल्कुल, ये हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें बिल्कुल फ्री है। आयुष्मान भारत स्कीम में टोटल नी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट या बहुत सारी सर्जरीज हैं, वो सब टोटली फ्री है। लेटे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, घंटे घंटे मोबाइल देख रहे हैं, बैठ के घंटा घंटा गर्दन झुका के मोबाइल देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल डिजास्टरस है। कि रात को 10 बजे हमारे जो कोई उनके शुभचिंतक हैं उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि देखो तुम तुरंत अस्पताल से चले जाओ क्योंकि डॉक्टर साहब जितना घुटना काट देंगे वो घुटना आपको अगले जन्म में नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये प्रक्रिया होती क्या है? पेन कितना होता है? लोगों के मन में डर है, शायद इसीलिए हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों मन से डर निकले। पूरा घुटना नहीं काटते, ऐसा नहीं है कि पूरा घुटना काट के ढेर सारी हड्डी निकाल देंगे, ये भी लोगों मन में है। बिल्कुल। और सही मायने में अगर आप मान लीजिए कि अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह के दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेंटोर्स एंड मास्टर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज के समय में घुटनों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, बैकबोन इंजरीज ये सब बहुत कॉमन हो गई हैं और ये 60 से 70 एज ब्रैकेट वालों के लिए ही कॉमन नहीं है, जेनजीज के लिए भी कॉमन है। इसीलिए आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे नी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, उनके क्योर और स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसके लिए एज एन एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, जो कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, लखनऊ के KGMU में एज अ प्रोफेसर कार्यरत हैं। ऑक्सफोर्ड, ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। उनके कई शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट की गहराइयों में तो हम लोग अपने पॉडकास्ट में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन है कि आखिर ये घुटनों का दर्द, नेक पेन, बैकबोन इंजरीज जो कभी बुढ़ापे की निशानी हुआ करती थी, आजकल 20 से 25 से 30 साल के बच्चों में भी दिखाई दे रही है। क्या वजहें हैं इसकी? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अर्पित जी, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा विषय नहीं हो सकता है चर्चा के लिए, जो लोगों की डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हड्डियों जोड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसमें कई वजह हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो बीमारियां पहले ओल्ड एज में होती थी वो शिफ्ट हो रहा है कि यंग एज में बीमारियां स्टार्ट होती जी। जो अर्थराइटिस 50 साल पे, 60 साल पे शुरू होती थी, अब वो 40 साल पे शुरू होती। बिल्कुल। तो इसकी कई वजह हैं। जो सबसे बड़ी वजह है जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं और जो हमारी स्टडीज़ में निकल के आई हैं, लिटरेचर में जो चीज़ें हैं आजकल, वो है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। पहली और सबसे बड़ी वजह सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना और लगातार लेट के बैठ के टीवी देखना, इंडोर में रहना, आउटडोर एक्टिविटीज़ का कम कर देना, फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम कर देना। लोग मोबाइल पे बिजी हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लगातार। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। जब कभी भी मसल्स वीक होती हैं तो जॉइंट पे स्ट्रेस, जॉइंट पे फोर्स वो ज़्यादा पड़ता है, जॉइंट्स जल्दी ख़राब होते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए कि हमारी आपकी हड्डियां, हम लोग बैठे हैं रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, बट हमारी जो हड्डियां हैं वो लगातार
उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है, उसको हम लोग रिमॉडलिंग कहते हैं। ओके। रिमॉडलिंग का मतलब ये है कि जो नई हड्डी है, पुरानी हड्डी हटती रहती है और नई हड्डी आती रहती है। ओके। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम्म। यानी हमारी जो हड्डी है उसमें दो तरीके की सेल्स कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकाएं होती है जो हड्डी को, पुरानी हड्डी होकर उसको हटाती रहती है, और दूसरी हैं वो लगातार बनाती रहती हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे लाइफ लॉन्ग चलता है। इस प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके इस प्रोसेस के लिए, नई हड्डी बनने के लिए जो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है वो प्रॉपर मिलें, और दूसरा है कि इसमें आपकी जितनी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी उतनी मजबूत बोन बनती है। सिंपल सा उदाहरण है, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए, उसको आप 2 महीने बिस्तर पर लिटा दीजिए, आप पाएंगे कि हड्डियाँ सारी कमज़ोर हो गई, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, मसल्स में वेस्टिंग हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी वजह है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। पहले गांव घर में खेत खलिहान में आदमी काम करता था, और जो बोन्स हैं वो हमेशा एक फिजिकल स्ट्रेस में रहती थी, दबाव में रहती थी, तो उतनी ही हड्डी मजबूत होती थी, जो अब नहीं है। एक जो दूसरी वजह जो मैं मानता हूँ वो है आजकल जो खाने पीने का जो सिस्टम चेंज हुआ है। हम जितना नेचर से दूर गए हैं, जितना हमने जंक फूड्स, पैकेज्ड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो हम अपनी जीवन शैली में लाए हैं, ये हमारी जो हड्डियों के लिए जो न्यूट्रिशंस की जो मैं अभी बात कर रहा था उसको पूरा नहीं करते। जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, तमाम चीज़ें हैं। तो जो हमारी खाने की जो आदतें चेंज हुई हैं वो भी एक इसमें बड़ी वजह है। तीसरी वजह जो मुझे लगता है, एक ओबेसिटी, मोटापा। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होगी, मोटापा होगा, और जब कभी भी मोटापा होगा, ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ फूड हैबिट्स एंड सीडेंट्री हैबिट्स। तो उससे जो वेट वियरिंग जॉइंट्स, यानी वो जोड़ जिसपे शरीर का वजन बढ़ता है, जैसे कूल्हा, घुटना, एंकल जॉइंट, फुट के जॉइंट्स, इन सब पे वेट ज़्यादा पड़ता है। और अर्थराइटिस, जो डिजनरेशन है जॉइंट का, जो एक धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में होता है, वो फास्ट प्रोसेस में होता है। फिर आपने बात की नेक और बैक की, तो इसके लिए जो ज़्यादातर जो आपका जो पोस्चरल चीज़ें हैं, जैसे लेट के लोग मोबाइल देख रहे हैं, है ना, गर्दन का पोस्चर कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, कंप्यूटर पे बैठ के लगातार घंटों पे काम कर रहे हैं, घंटों घंटों एक पोस्चर में बैठ के, जिससे स्पाइन की लगातार लोडिंग हो रखी है, स्पाइन रिलैक्स नहीं है। तो ये जो पोस्चरल बैड हैबिट्स हैं, है ना, और आजकल खासकर मोबाइल, आपने देखा होगा कि लोग फ़ोन देख रहे हैं, गर्दन झुका के घंटों घंटों देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये स्पाइन की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। एक लास्ट बहुत वजह हैं, लेकिन जो कॉमन जो वजह जो मुझे लगती हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक है स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। एक मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी, और आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि शरीर के किसी भी टिश्यू की, किसी भी चीज़ की हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक बात है। तो वो भी एक वजह है जो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो बेसिकली ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं, यानी बहुत ढेर सारी वजह हैं। और तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैड फूड हैबिट्स एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी, राइट, ये वजह हैं जो प्रॉब्लम्स आजकल बोन एंड जॉइंट्स की जो अर्ली एज में आ रही हैं। तो ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल, यस यू कैन से, लाइफ स्टाइल से ये प्रभावित हुई है। लाइफ स्टाइल से ये चीज़ें और बढ़ी हैं, इनका सर्ज आया है, इनकी एज अकरेंस की घटी है। डॉक्टर साहब, घुटनों से संबंधित हर व्यक्ति को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जी जी। और अलग अलग मरीज आते होंगे अपनी दिक्कतें लेके। आप कैसे एनालाइज करते हैं कि ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम या ये डिजीज अब नी रिप्लेसमेंट की स्टेज पे पहुंच गई है? या तो फिजियोथेरेपी या दवाइयों या इंजेक्शन से अब इसका इलाज नहीं हो सकता है? क्या कोई क्लिनिकल टेस्ट होता है इसका? आखिर कैसे इसको एनालाइज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सबसे कॉमन डिजीज है, आज नी रिप्लेसमेंट पे हम लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो नी रिप्लेसमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है, जो बीमारी है, उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में गठिया कह सकते हैं, लेकिन ये जेनेटिक वाली गठिया, जैसे गठिया बाई है जो और जोड़ों को प्रभावित करती, उससे थोड़ा अलग है। ओके। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा गठिया है जो एज के साथ होता है, यानी यूं कह रहे हैं कि एज के साथ जो जॉइंट्स का डिजनरेशन होता है, जो घिस जाते हैं, उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो आज के समय में जितने मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूं, उसमें 70-80% केसेस ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं।
और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि कब हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें अब रिप्लेसमेंट करना है और अभी हमें रिप्लेसमेंट अभी नहीं करना है, यानी कंजर्वेटिव तरीके हैं, दवाई, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन से काम चलाना है या रिप्लेसमेंट करना है। तो इसमें सही सलाह देना मतलब ये क्लिनिशियन का हमारा फ़र्ज़ है कि हम पेशेंट को सही सलाह दें कि उसको ऐसा नहीं हो कि उसका अगर नेचुरल कंजर्वेटिव से काम चल सकता है तो उसको हम सर्जरी की सलाह नहीं दें, और इसका उल्टा भी ना हो कि सर्जरी की ज़रूरत है लेकिन उसको हम सर्जरी की सलाह नहीं दे पाए तो और ख़राब हो गया, रिजल्ट्स और ख़राब हो गए। तो इसके लिए क्लिनिकल टेस्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे साधारण भाषा में अगर हम कहें कि किसी के घुटनों की प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से दर्द है, स्वेलिंग है, चल नहीं पा रहे, उठने बैठने में दिक्कत है, और जब घुटने जैसे टेढ़े होने लगे, है ना, उसको कहते हैं डिफॉर्मिटी आ जाना। तो डिफॉर्मिटी आ जाना या घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है, सीधा होने से पहले अटक जा रहा है, पूरा मुड़ने से पहले अटक जा रहा है, यानी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस। तो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो, पूरा सीधा ना हो, देखने में टेढ़ा लगे। कई बार घर के लोग, रिलेटिव्स, दोस्त कहते हैं कि साहब तुम्हारे घुटने टेढ़े हो रहे हैं। ठीक बात। तो ये सब एक तरीके का एक क्लिनिकल टेस्ट है कि अब ये आपकी जो आर्थराइटिस है एडवांस स्टेज में है। फिर वो हमारे पास जब आते हैं तो हम अपने तरीके से उसको चेक करते हैं कि घुटना स्टेबल है, कितना रेंज ऑफ मोशन है, और उसके बाद हम एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे कराने के बाद ये इसमें हम लोग स्टेजिंग करते हैं, यानी ग्रेडिंग करते हैं। तो 5 ग्रेडिंग होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ओके। तो 0, 1, 2 तक तो किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम मेडिसिन्स, एक्सरसाइजेस, वजन का घटाना, और जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल में कुछ सुधार लाएं, तो इसका उद्देश्य होता है कि जो डिजीज़ है उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए, यानी वो बहुत तेज़ी से न बढ़े और उनको नी रिप्लेसमेंट की स्टेज तक न जाएं या बहुत देर से जाएं, यानी स्टेज 4 में ना पहुँचे। स्टेज 3 का ऐसा है जिसमें हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। जो लास्ट स्टेज है यानी स्टेज 4, उसमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। वो हम लोग एक्सरे से डिफाइन कर लेते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई आपके जॉइंट का स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है, अब नहीं चल सकता है, डिफॉर्मिटी भी आ चुकी है, पैर घुटना सीधा भी नहीं हो रहा है, मुड़ भी नहीं रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि मरीज की जो रोजमर्रा की यानी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो पेशेंट जब नहीं कर पाता है। ठीक बात है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आप जी रहे हैं, आप किस क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेली एक्टिविटीज अगर हैम्पर हो रही हैं, देन वी डिसाइड फर्दर, हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ये ऐसे डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें जी, तो एज एन एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि 30s 40s में अगर आपको दिक्कत आती है जी, तो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या आपकी एज 70-80 हो चुकी है अब, तो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? जी, देखिए, इसमें जो अपर एज लिमिट की बात आप कर रहे हैं उस पर तो मैं ये कहूँगा कि अपर एज लिमिट में कोई बार नहीं है। अगर आप 90 साल या 100 साल की एज पे भी अगर एक्टिव हैं और आपके नी में प्रॉब्लम है तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। मैं 90+ एज की कई पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ, वो चल रहे हैं। और जो यंग पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यंग पेशेंट्स में मेरा फ्रैंक ओपिनियन है कि नी रिप्लेसमेंट यानी आप 30-40 साल की बात कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। ओके। कोई भी अदर मेथड्स हैं जो मैंने अभी तक बताई कि जो फिजियोथेरेपी है, इंजेक्शंस हैं या एक्सरसाइज है या मान लीजिए कुछ मेडिसिन हैं, उनसे काम चलाना चाहिए। और यंग पेशेंट्स के लिए एक और आजकल बहुत तरीका है जो मैं आजकल कर रहा हूँ, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। ओके। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में क्या है कि घुटना जो हमारा है उसमें 3 ज्वाइंट होते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कि एक घुटना ज्वाइंट है, लेकिन एक्चुअली उसमें 3 ज्वाइंट है। ओके। तो एक जो कटोरी है उसके नीचे एक ज्वाइंट है, एक अंदर की तरफ है ज्वाइंट घुटने का, यानी जिसको बोलते हैं कि मीडियल नी ज्वाइंट, एक बाहर की तरफ है जिसको बोलते हैं लेटरल नी ज्वाइंट। तो जो सबसे पहले खराब होता है आमतौर पे वो मीडियल नी ज्वाइंट यानी अंदर वाला ज्वाइंट खराब होता है। तो उसके लिए अब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। सिर्फ छोटा सा चीरा लगा के जितना पोर्शन वो खराब है उसमें बहुत छोटा सा नी आता है, वो लगा दिया जाता है। ओके। और उसमें कोई भी एक्टिविटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप पहले चल रहे थे वैसे आप पहले से बाद में चलेंगे, सारा काम करेंगे, आप उकड़ू भी बैठ सकते हैं। और जब कभी भी वो खराब हो जाए तो उसको नी रिप्लेसमेंट में यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट में उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो यंग पेशेंट्स में अगर मान लीजिए कि ज़रूरत पड़ती है तो पहले तो ये कोशिश की जाती है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट ना करें।
ज़रूरत है, हमें लगता है कि नहीं इसमें कोई एक कंपार्टमेंट ख़राब है, तो उसमें पार्शियल नी रिप्लेस कर दें, या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उससे काम करें। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैं बात कर रहा था अभी, जो सबसे कॉमन डिजीज़ है, वो एक्चुअली एज रिलेटेड है। तो यंग में जो वजह हैं आर्थराइटिस जो है वो अलग तरीके की आर्थराइटिस होती हैं, वो कई बार मेडिसिन से बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है। ये सब अलग कैटेगरी के आर्थराइटिस हैं जो यंग पेशेंट्स में होती हैं कई बार। तो यंग पेशेंट्स में थोड़ा सा बचना चाहिए। राइट। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस परसेंटेज कितनी है? मतलब क्या अगर आप 100 सर्जरीज करते हैं तो 100 की 100% सक्सेसफुल होती हैं, या ऐसे केसेस भी होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट हो गया और वो अपनी यूजुअल लाइफ अब नहीं जी पा रहे हैं, उनको फिर से एक बार सर्जरी की आवश्यकता पड़ रही है? ये देखिए, बहुत ये जो सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, पेशेंट भी हमारे पास आते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज की जो टेक्नोलॉजी है इसमें 100% नी सक्सेस है, लेकिन सक्सेस रेट कई चीज़ों पे निर्भर करती है कि जैसे आपने किस स्टेज पे कराया, कि आपने इतनी देर कर दी घुटना चेंज करने में, नी रिप्लेसमेंट करने में, कि उसकी जो हड्डी है जिस पे हमें वो घुटना टिकाना है वही एकदम गल चुकी है, या फिर ऐसा है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर वो सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसमें कि आप किस सर्जन से करा रहे हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ रिप्लेसमेंट, और कौन सा आप किस तरीके का नी आप इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिस पे निर्भर करता है, बट अगर सब कुछ चीज़ें सही हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 100% सक्सेस है। इसके फेलियर का जो रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत कम है, आज के समय में बहुत कम है, ना के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आजकल बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जी, तो क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं नी रिप्लेसमेंट में जो बाहर देशों में उपलब्ध हैं लेकिन इंडिया में अभी नहीं आई हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अब आज के समय में नहीं है। जब मैं काफ़ी 15 साल 10 साल 15 साल पहले जब मैंने विदेशों में कई हॉस्पिटल्स में काम किया, फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ काम किया। उस टाइम जो चीज़ें थी वो हमारे यहाँ थोड़ा कम प्रचलित थी, लेकिन आज के समय में जो वर्ल्ड में है वो सब हमारे यहाँ है, पहली बात। और जैसे टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी में रोबोट है, रोबोटिक नी है, नेविगेशन है, ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं खुद अपने पेशेंट्स को KGMU में ये सर्विस दे रहा हूँ। तो आज के समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो बाहर हो और इंडिया में ना हो, बल्कि अब तो चीज़ें बदली हैं नी रिप्लेसमेंट के फील्ड में, कि मेडिकल टूरिज़्म इंडिया में बढ़ रहा है, लोग बाहर से हमारे यहाँ कराने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट इफेक्टिव है और बहुत लंबा अपॉइंटमेंट नहीं है। कई ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ बहुत लंबा अपॉइंटमेंट है, साल 2-2 साल का आपका अपॉइंटमेंट मिलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो लोग बाहर से यहाँ कराने आते हैं। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि नी रिप्लेसमेंट अगर किसी को आपने सजेस्ट किया, जी, वो एक हाउसवाइफ है, हाँ हाँ, एक सेल्स पर्सन है जी, या एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी नी रिप्लेसमेंट से पहले एक लाइफ रही होगी, राइट। तो क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद उसकी वही लाइफ, वही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती है या कहीं ना कहीं उसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? ज़्यादातर केसेस में जो उनका स्टेटस एक नॉर्मल आदमी का, नॉर्मल इंसान का जो उस करस्पॉन्डिंग एज में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें रिज्यूम कर लेते हैं। पहले ये दिक्कत बहुत होती थी कि ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं। हमारे इंडियन सिनेरियो में लोग पूजा करना चाहते हैं, ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। लेडीज़ लोग पालती मार के कई बार बैठ के ज़मीन पे काम करना चाहती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अब चेंज हो गई है। आजकल जो नी आ रही हैं उसको बोलते हैं हाई फ्लेक्स नी। ओके। तो हाई फ्लेक्स नी में ये सब समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। आज के समय में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिवाय एक रिस्ट्रिक्शन के कि आप उकड़ू ना बैठें। ओके। उकड़ू बैठने में बहुत ज़्यादा नी का फ्लेक्शन होता है, यानी पूरा घुटना मुड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट उकड़ू भी बैठते हैं, बट उससे होता है कि नी, उसके घुटने की जो एक इम्प्लांट डालते हैं हम लोग बीच में, वो कई बार उसका वियर एंड टियर बढ़ जाता है। तो उकड़ू बैठने को छोड़ के आजकल जो टेक्नोलॉजी है उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग गाड़ी चलाते हैं, लोग रनिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस थे, आपकी बात सही है, लेकिन आज के सिनेरियो में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट स्टिल उकड़ू बैठना यानी इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना बाद में, वो अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, उसको हम लोग मना करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सक्सेसफुल
नी रिप्लेसमेंट में जी किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे? डॉक्टर की स्किल को, इम्प्लांट की क्वालिटी को, जी प्री पोस्ट सर्जरी की केयर को, किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें जो फैक्टर्स हैं, इसमें किसी एक चीज़ को वैल्यू देना शायद सही नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पेशेंट फैक्टर है, डॉक्टर फैक्टर हैं, सर्जन फैक्टर हैं। तो इसमें पेशेंट का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप सही समय पे नी रिप्लेसमेंट करा लें। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टेज 4 में है आर्थराइटिस, आपको डिफॉर्मिटी भी आ गया, यानी टेढ़ा भी हो गया, मूवमेंट भी रुक गया, फिर भी नहीं करा रहे हैं, लोगों के मन में डर है। शायद इसीलिए हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि लोगों के मन से डर निकले। अगर आप नहीं कराएंगे तो डिफॉर्मिटी और बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद फिर हो सकता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट सक्सेस ना हो, इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाए, इतना ज़्यादा घुटने का डैमेज हो जाए। बहुत एडवांस स्टेज पे इतना वेट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है कि एक्सपर्टीज़ मायने रखती हैं। जो नी रिप्लेसमेंट का जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा लंबा है, यानी बहुत जल्दी कोई आर्थोपेडिक सर्जन, जैसे हम लोग भी ट्रेनिंग में रहे, कई साल लगते हैं उसको सीखने में, तो लर्निंग कर्व थोड़ा लंबा है। बट जो रेगुलर नी रिप्लेसमेंट करते हैं उनसे कराना चाहिए। और आजकल तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है कि मैं आर्थोप्लास्टी सर्जन हूँ, आप स्कोपी सर्जन हैं, आप स्पाइन सर्जन हैं, तो यस, एक्सपीरियंस मैटर्स। इम्प्लांट क्वालिटी की मैं बात कहूँगा तो इम्प्लांट आज के समय में ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के हैं। मेक इन इंडिया इम्प्लांट भी अच्छे हैं और इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, पहले से भी चल रहे हैं। तो तीनों फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट, जो आउटकम को अफेक्ट करते हैं। ठीक बात जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कि एग्जैक्टली ये प्रक्रिया होती क्या है। जब हम एक नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो सरल शब्दों में एग्जैक्टली उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है? जी कितने समय पहले पेशेंट को एडमिट होना होता है, कितने समय बाद उसको डिस्चार्ज मिल जाता है, जी पेन कितना होता है, जी क्या जिस वक्त हम सर्जरी कर रहे होते हैं उस वक्त पेशेंट बेहोश होता है? जी मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी 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 देखिए, ऐसा है कि हम लोग करीब ऑपरेशन से 2 या 3 दिन पहले पेशेंट को एडमिट करते हैं। Okay. अपना वर्कअप करते हैं एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्कअप के बाद 2-3 दिन बाद थिएटर में पोस्ट करते हैं। ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया में पूरा बेहोश नहीं करते हैं आमतौर पे, सिर्फ पीठ से अम्बलाइकस के नीचे से, पीठ में जो इंजेक्शन लगा के अम्बलाइकस के नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न कर दिया जाता है। पेशेंट को पता नहीं चलता। रिप्लेसमेंट के दौरान पेशेंट पूरी तरह से होश में रहते हैं, हम लोग बात करते रहते हैं। Okay. कई सर्जन्स हैं जो बात करना पसंद करते हैं पेशेंट से, थोड़ा पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, तो हम लोग पेशेंट से लगातार बात करते रहते हैं, बट उनको अम्बलाइकस के नीचे कुछ फील नहीं होता है। ओके टोटल पेन फ्री प्रक्रिया है, बिल्कुल पेन नहीं होगा, बाद में भी पेन नहीं होगा, मैं बताऊंगा कैसे। और उसके बाद जब सर्जरी का जो ब्रीफ मैं आपको बताऊं तो उसमें घुटना खोलने के बाद उसके घुटना जो जॉइंट है, बेसिकली मोटा मोटा 3 हड्डियां हैं जो मेन जॉइंट बनाती हैं। ओके एक ऊपर की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, नीचे की हड्डी टिबिया है, और ऊपर कटोरी है। तो इन तीनों की जो सरफेस, जहाँ जो सरफेसेस हैं, इंट्स हैं, वो पूरे रफ हो चुके होते हैं आर्थराइटिस में। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनें हैं, इवन रोबोट भी हैं, उनके सहारे से मेजर करके कि पेशेंट के लिए कितना एंगल, क्या डिग्री सही है, उसकी सरफेस को बहुत हल्का सा छीलते हैं। पूरा घुटना नहीं काटते, ऐसा नहीं है कि पूरा घुटना काट के ढेर सारी हड्डी निकाल देंगे, ये भी लोगों मन में है, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। तो उसकी जो खराब, जो सरफेस जो रफ है, जो खराब है, उस सरफेस को हम लोग 9 mm यानी लेस देन 1 सेंटीमीटर, आप सोचिए 9 mm बहुत कम है, ठीक बात। 9 mm या उससे कम, कभी कभी 6 mm ही, उतना काटते हैं मशीनों के सहारे से। और उसके बाद 3 कंपोनेंट, यानी तीनों हड्डियों के ऊपर जो इम्प्लांट है वो 3 कंपोनेंट्स में आता है, उसको हम लोग उस पर कैप कर देते हैं एक तरीके से। उसको मटेरियल होता है, उसके साथ हड्डी पे लगा के उसको फिक्स कर देते हैं। यू टेक आउट समथिंग? We just take out that rough and diseased surface. ओके, एब्रेशन होता है उसमें। एवरेज जो सरफेस है बोन की, हम लोग हेल्दी बोन को बिल्कुल नहीं निकालते। अच्छे सर्जन की हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो हेल्दी बोन है उसको प्रिजर्व करें। जितना बोन आप प्रिजर्व करेंगे उतने रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और आगे कभी मान लीजिए कि 20 साल 25 साल में कभी रिवीजन करना पड़े तो आपके पास नेचुरल बोन जितनी बने। तो हम लोग उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालते हैं। जो रफ, जैसे कार्टिलेज है, डिजीज्ड कार्टिलेज है, तो जो हड्डी खराब हो चुकी है, कार्टिलेज खराब हो चुकी है, उसको mm में नाप के निकालते हैं, उसको निकाल देते हैं, फिर उसको लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को पेन बाद में ना हो,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना लोगों को कि शुरुआत के 24 घंटे में, इनिशियल 24 आवर्स में बहुत पेन होता है। अगर उसको ठीक से मैनेज करें तो बिल्कुल पेन फ्री रहते हैं लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी जब कंप्लीट हो जाती है, क्लोजर स्टार्ट करते हैं, तो उसी टाइम लोकल एनेस्थीसिया जॉइंट के आसपास का जो टिश्यू है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट लोकल एनेस्थीसिया के साथ कुछ कुछ मेडिसिन हम लोग और भी बनाते हैं, उसको कॉकटेल कहते हैं, वो लगा देते हैं। और उसके बाद जो मैं आजकल प्रैक्टिस करता हूँ बहुत पेन सेंसिटिव लोगों में, कि पीठ पे जो सुई लगाते हैं जिससे हमने सुन किया था, वहाँ पे एक बहुत पतला कैथेटर, उसको एपिड्यूरल कहते हैं, वो डाल दिया जाता है और उसको एक मशीन से जोड़ दिया जाता है। तो बहुत लिमिटेड मात्रा में जो मेडिसिन है वो आपकी सीधे स्पाइनल कार्ड के फ्लूइड में मिलती रहती है और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि अम्बलाइकस के नीचे आपको कोई पेन भी है, जबकि आपके पैर चलते रहेंगे फॉर 24 आवर्स। फॉर 24 आवर्स। और 24 आवर्स के बाद पेन होता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग 1 दिन का रेस्ट कराते हैं। सर्जरी के तीसरे दिन पेशेंट को खड़ा करके वॉकर के सारे मूव करा देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लोगों को, लोग पूछते हैं कि साहब मैं कब से चलूंगा फिरूंगा जी। तो हम सिर्फ 1 दिन बेड पे रखते हैं, उसके बाद वो वॉकर के सारे अपना टॉयलेट जाना और गैलरी में चलना ये सब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ऑपरेशन के बाद सर पोस्ट केयर सर्जरी, जी, मतलब सर्जरी के बाद हमें क्या क्या केयर रखनी चाहिए, फिजियोथेरेपी करानी, इसके बारे में भी थोड़ा सा। हाँ, ये ऐसा है कि हम लोग सर्जरी के बाद आमतौर पे 5 से 6 दिन 7 दिन हम रखते हैं पेशेंट को, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज से। जैसे आजकल ये कहना कि मैं आज ऑपरेशन करके कल डिस्चार्ज कर देता हूँ पेशेंट को, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आप डिस्चार्ज कर दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन, पोस्ट ऑप केयर सर्जरी से ज़्यादा जरूरी है। पेशेंट को एजुकेट करना, उसको आप अपने सामने चलाएं, अपने सामने एक्सरसाइजेस करवाएं, आपकी फिजियोथेरेपी की टीम उसको सिखाए और वो घर में जाके खुद करे। तो इसमें 4-5 दिन अगर लगते हैं हॉस्पिटल में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खासकर हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। तो उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो सब सिखा के भेजे। ठीक बात है। कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कितना घुटना सीधा करना है, कितना मोड़ना है। मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं कि कोई अननोन फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पेशेंट को एक्सरसाइजेस कराए, क्योंकि कई बार उसको नहीं पता कि हमने क्या किया। हमने सर्जरी करी, मुझे पता है कि इसकी हड्डी मजबूत है या कमज़ोर है, उसको कितने फोर्स फिजियोथेरेपी करानी है या नहीं करानी है मेरे को पता है। तो मैंने जो अपना एक सिस्टम बना रखा है वो ये है कि मैं 5 दिन तक पोस्ट ऑप में रखता हूँ। मेरा फिजियोथेरेपिस्ट या मैं राउंड्स पे खुद पेशेंट को एक्सरसाइज बताता हूँ और मैं पेशेंट से सीधे बोलता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज घर पे करनी है और 15 दिन बाद लौट के आना है, तो मैं देखूंगा कि आपने कितना किया, एक्सरसाइज नहीं किया। तो अननोन जो आपकी टीम से बाहर है कोई, चाहे वो डॉक्टर हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, जिसको इंट्रा फाइंडिंग्स यानी सर्जरी के अंदर की चीज़ें नहीं पता है, उसको थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ कि वो ना करे। पेशेंट एक्टिव एक्सरसाइज करे। सिंपल सी बात है, आप डंबल उठाएं और एक्सरसाइज रोज करें तो आपका बाइसेप्स बनेगी। ठीक बात। मैं आपके हाथ में डंबल थमा दूं और मैं रोज चलाऊं तो बाइसेप्स थोड़ी बनेगी। ठीक बात। तो इसको एक्टिव और पैसिव मूवमेंट कहते हैं। तो एक्टिव मूवमेंट से ही स्ट्रेंथ घुटने में आती है, पैसिव मूवमेंट से नहीं आती। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि पेशेंट खुद सीख जाए और खुद से करें एक्सरसाइज, ग्रेजुअली करे, धीमा प्रोसेस हो लेकिन स्टेबल प्रोसेस हो। राइट। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट में एक यूजुअल एक्सपेंस का आइडिया हमें दीजिए। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए कि नी रिप्लेसमेंट में लगभग क्या खर्चा आता है और इंश्योरेंस में इसका कवर मिलता है कि नहीं मिलता है, या सरकारी योजनाएं कुछ हैं जैसे आयुष्मान भारत, इसमें कुछ सुविधाएं हमें मिलती हैं कि नहीं मिलती? जी बिल्कुल, ये हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें बिल्कुल फ्री है। आयुष्मान भारत स्कीम में टोटल नी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट या बहुत सारी सर्जरीज हैं वो सब टोटली फ्री है वो। और हमारे KGMU में अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है। हम लोग बहुत सर्जरी आयुष्मान में फ्री कर रहे हैं। इसके अलावा और भी सरकारी हैं, सरकारी जो स्कीम्स हैं जैसे BPL कैटेगरी है या जो CM फंड है, PM फंड से भी पैसा आता है। जो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए जो कास्ट की बात आप कर रहे हैं, जिनके पास सरकारी स्कीम में जो लाभार्थी जो नहीं हैं, उसमें करीब एक बहुत अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड घुटना लगाने में टोटल कास्ट जो है वो 1,10,000 से 1,25,000 के बीच में आती है। अगर उसमें हम कुछ मेड इन इंडिया घुटना लगाते हैं तो उसकी कास्ट और कम हो जाती है, बट एक ऑन एन एवरेज घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो इतना खर्चा KGMU में ऐसे आता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं यूजुअल करियर पाथ की बात करूं जी, तो हर कोई एक छोटे शहर से बड़े शहर जाना चाहता है और बड़े शहर से फिर कोई बड़े देश जाना चाहता है। राइट। आपने ऑस्ट्रेलिया में काम किया, ऑक्सफोर्ड में काम किया और आज आप वापस आकर एक गवर्नमेंट संस्था के साथ काम कर रहे हैं लखनऊ में।
आखिर ये रिवर्स डिसीजन क्यों? ये एक्चुअली इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जी मैंने। जी जी आपकी बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने तो यहीं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी ओके। और जो भी मैं सीखा वो यहीं के मरीजों पे सीखा। जाहिर सी बात है कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जी। 4500 या 5000 के बीच में नंबर ऑफ़ बेड्स हैं। किसी टाइम एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता था और आम पब्लिक को कैटर करते हैं। जो भी हमने सीखा वो आम पब्लिक से सीखा, बिल्कुल। उन पे हमारे टीचर्स ने, हमारे सीनियर्स ने उन्हीं लोगों पे सिखाया। तो कहीं न कहीं मन में ये रहता है कि हम क्यों न अपने जगह पे जाएं और जिनसे हमने सीखा उनके लिए कुछ करें। ठीक है। एक हमारे सीनियर थे, टीचर भी थे, अब इस दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर संतोष कुमार साहब, आई मस्ट से हिज नेम। यहीं ऑर्थोपेडिक्स में प्रोफेसर थे। मैं जब लौट के वहाँ से आया बाहर से और मैंने ज्वाइन किया एज ए फैकल्टी के JMU में तो हमारे MS स्टूडेंट जिनको हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनका एक पासिंग आउट सेरेमनी थी। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिन गरीब मरीजों ने तुमको सिखाया है, जिन पे तुमने यहाँ सीखा है, जाके पूरे जीवन भर अपने मन में सिर्फ एक बात रखना कि उनका कर्ज उतारना है। बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि अब हमारे संतोष सर नहीं है इस दुनिया में। जब कभी मुझे मौका मिलता है MS स्टूडेंट्स को सिखाने का या उनको कुछ सीख देने का, एथिकल बताने का, एथिक्स बताने का, तो मैं हमेशा उनको संतोष सर की ये बात कोट करता हूँ। शायद यही वजह है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रहूँ यहीं। दूसरा ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको एक ईमानदार सलाह कि आपको सर्जरी करानी है या नहीं करानी है, या आपके मन में कोई डाउट है, तो मेडिकल कॉलेज से बढ़िया आपको सलाह मिलने का प्लेस जो है मैं समझता हूँ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे एक तो जो लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने पेशेंट, हर तरीके की वैरायटी, हर तरीके के फेल्ड और सक्सेसफुल नी और हिप रिप्लेसमेंट देख चुके होते हैं। मैं खुद रिवीजन्स करता हूँ, जो हिप और नी रिप्लेसमेंट 20 साल 30 साल पहले किए गए उनके रिवीजन हो रहे हैं तो हम रिवीजन करते हैं। तो आपको एक ऑनेस्ट सलाह मिलती है। बिल्कुल। और सही मायने में अगर आप मान लीजिए कि अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह के दे सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, हमने अपने टीचर्स को देखा है, राउंड पे कोई पेशेंट ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, तो राउंड हो गया, उसके बाद 5000 रुपये निकाल के रेजिडेंट को दिए कि उसको दे दो, जो भी सामान वामान खाने पीने का उसको है इंतज़ाम होता रहे। ये सब चीज़ें हैं जो आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी मेंटेन्ड हैं, इथिक्स हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं और लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। शायद इसीलिए मैं KGMU में हूँ। सर, आप ये बात कहते हुए थोड़ा सा इमोशनल भी हुए जी। और जब डॉक्टर्स इतना कनेक्टेड हैं, उनका मोटो इस तरीके का है, तो पेशेंट्स के अंदर भी, हम सभी के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हम लोग सही हाथों में हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और मान लीजिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर है, तो उसकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप हमारा पेशेंट सही हो जाए। भाई अगर कोई डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, वो ये नहीं चाहता हमारा पेशेंट खराब हो जाए। और मान लीजिए कि अगर किसी का कुछ अनहोनी होती है या कोई पेशेंट की सर्जरी कुछ गड़बड़ होती है, मैंने देखा है डॉक्टर्स को रात भर जागते हुए, अपने कलीग से डिस्कस करते हुए, रात में फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसा हो गया, 2 बजे रात को सोते हुए जग जाएंगे, फ़ोन करेंगे। लोग परेशान होते हैं। जो मेडिको लीगल चीज़ें बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स को लोग कोर्ट में और कंज्यूमर फोरम में ले जाते हैं। एक्चुअली मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डॉक्टर कोई भी गलती जानबूझ के करता है, या हो सकता है आज के परिवेश में कुछ चीज़ें निकल के आ रही हूँ, बट एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज में या सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और लोग ट्रस्ट भी करते हैं, लोग आते हैं, लोग दूर दूर से सलाह लेने आते हैं कि भाई ये हमें सेकेंड ओपिनियन चाहिए, तो हम लोग सेकेंड ओपिनियन देते हैं कि हाँ ऐसा है, उनको अच्छा लगता है तो वो कराते हैं। एक एक्सपर्ट्स की तरफ से ऐसा एश्योरेंस जो है वो बहुत बल देगा हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, अब कुछ डूज एंड डोंट्स भी हमें बताइए जिससे नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ही ना पड़े। राइट। और अगर बाय द वे आपकी सर्जरी हुई है तो किस तरह का ध्यान आपको रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, यानी आपको आर्थराइटिस ना हो,
अगर है जेनेटिक है तो वो उसका प्रोग्रेशन स्लो हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। आप अपनी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल से बाहर निकलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, स्पोर्ट्स खेलें, मॉर्निंग वॉक करें। घर में बैठे एसी में लगातार बैठ के जो सीडेंटरी हैबिट है उससे बाहर निकल जाएं तो आधी समस्या तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरा ये है कि अपनी फूड हैबिट्स को सुधारें और कोशिश करें कि जंक फूड्स, पैकेज्ड फूड्स और ड्रिंक्स इनको कम से कम कंज्यूम करें। जो नेचुरल चीज़ें हैं, आप नेचर से जितना हम लोग दूर हो रहे हैं उतनी बीमारियां हमको घेर रही हैं। हमें नेचर के करीब रहना है। और ये जो चीज़ें हैं, पैकेज्ड आइटम्स हैं, ये उतना बोन्स के लिए जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी सब चीज़ें चाहिए वो उतना प्रोवाइड कहीं न कहीं नहीं हो पाती। ठीक बात है। तीसरा ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ या एसी से बाहर निकलने में आप निकलेंगे, धूप में जब पहुंचेंगे तभी विटामिन डी आपको मिलेगी और वो विटामिन डी ही कैल्शियम को ऑब्जर्व कराती है। आप चाहे जितना कैल्शियम खा लीजिए, आपके पास विटामिन डी है नहीं है तो वो कैल्शियम absorption वेस्ट नहीं होकर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक बात। और विटामिन डी जो आपको बोलूँ तो रॉ एंड मेच्योर होता है, तो मेच्योर वो सनलाइट में ही होता है। तो आजकल जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि एसी में रहने से सब चीज़ें खराब हो रही हैं, मसल स्टिफ हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, ये बात सही है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो आदत लगती है तो हम धूप में निकलना कम कर देते हैं। आइडियली सन एक्सपोजर होता नहीं है। आइडियली सुबह मॉर्निंग की 20 मिनट धूप अगर आप देख लें, ऐसा नहीं कि रोज़ देखें, तो आपकी रिक्वायरमेंट आमतौर पे विटामिन डी की पूरी हो जाती है। तो दूसरा जो मैंने बताया शुरुआत में कि बोन्स कंटिन्यूअस अपने आप को रिमॉडलिंग करती हैं, तो उसमें जितना आप फिजिकल वर्क करेंगे उतनी बोन्स आपकी मजबूत रहेंगी। साइकिलिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करें और गलत पोस्चर का इस्तेमाल ना करें। लेटे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, घंटे घंटे मोबाइल देख रहे हैं, बैठ के घंटा घंटा गर्दन झुका के मोबाइल देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल डिजास्टरस है। कंप्यूटर पे बैठे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं। मैं एडवाइस करूँगा कि आप काम करिए, बीच में 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद खड़े होइए, ब्रेक लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा लेट के आप अपना पैर सीधा करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर काम करिए। तो कंटिन्यूअस लोडिंग, कंटिन्यूअस बैठना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि ओबेसिटी से बचना है, खासकर नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एंकल और फुट के लिए, वेट बेरिंग जॉइंट्स के लिए। तो ओबेसिटी से बचना है। ओबेसिटी से बचने का तरीका वही खान पान। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि लोग अपनी आदत में लाएं। और अगर आप मुझसे पूछें कि एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज बताओ, जी, मरीज हमसे पूछते हैं कि साहब इतना हम नहीं कर पाएंगे, हमको एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज बताओ, तो उसका आंसर है साइकिलिंग। आप रेगुलर साइकिलिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, इतना सफिशिएंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने 5 मिनट साइकिल चलाया और 5 मिनट वॉक कर लिया तो ठीक हो जाएगा। एक इतना कि आपके शरीर में पसीना आए और 3 से 5 किलोमीटर आप चलें, साइकिल 10 किलोमीटर आप चलाएं, चाहे वो साइकिल एक्सरसाइज वाली क्यों ना हो, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो आप। तो इतना मुझे लगता है कि ये सब करें तो आप इन सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं, बीमारियों से। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नी रिप्लेसमेंट कराया था जी, और बहुतों को मालूम है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई जी। तो लोगों का कहना है जब जिनके पास जो बहुत सक्षम थे उनका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सवाल बहुत ही मतलब अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है, आज आपने भी पूछा। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि उस बात को काफ़ी समय हो गया, टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जो नी के इम्प्लांट्स उस समय लगते थे वो सब इम्प्लांट्स अब बंद हो चुके हैं। आप यूँ समझिए कि उस बात को अब तो कई दशक हो गए। हर 10 साल में एक दशक में पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। बहुत फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इसमें नी रिप्लेसमेंट में आती है। अब देख रहे हैं कितनी तेज़ी से रोबोट आए, पहले नेविगेशन आया, रोबोट आए, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आया। इतनी अच्छी क्वालिटी के और इतने टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस नी आ चुके हैं कि अब फेल होने का चांस बहुत मिनिमम रह गया है। और दूसरा ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आपके दर्शकों से, पब्लिक से, कि आप सही स्टेज पे नी रिप्लेसमेंट कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी आ जाए। जितना आपका आर्थराइटिस का स्टेज ग्रेड 4 के बाद जितना आप इंतज़ार करेंगे, यानी सही समय जो नी रिप्लेसमेंट का है, उसके बाद आप जितना वेट करेंगे उतना नुकसान है। और भी कुछ कॉमन भ्रांतियाँ हैं जो लोग हमसे पूछते हैं सवाल कि ऑपरेशन के बाद पेन, ऑपरेशन के दौरान तो आप बेहोश कर देंगे, उसके बाद पेन कितना होगा। तो आजकल टेक्नोलॉजी है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा ऑपरेशन के बाद भी कि दर्द है कि नहीं है। और सक्सेस और फेलियर कि मेरे पड़ोसी का फेल हो गया,
मेरा कैसे होगा, मेरे घर रिश्तेदार हैं उनका नी रिप्लेसमेंट पहले चलते थे अब तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि सबकी शरीर की बनावट अलग अलग है और सबकी उन्होंने किस प्लेस पे कराया, कितने एक्सपीरियंस सर्जन से कराया, कौन से इम्प्लांट लगाया, उनको कितना एडवांस स्टेज था, तो किसी से आप कंपेयर न करें, आप अपने को देखें और अपना सही समय पे इलाज कराएं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको जिनको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपके आसपास, वो आपको डराएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, अभी चल रही हो, अभी बेड पे आ जाओगी, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नियर टू 100% सक्सेस रेट है। एक मैं छोटा सा वाकया आपको बताऊंगा। मैंने लखनऊ के एक पेशेंट थे, बुजुर्ग, उनके बच्चे शायद बाहर कहीं विदेश में थे, दोनों लोग अकेले रहते थे, दोनों की एज 70+ थी, दोनों के घुटने खराब हो चुके थे, दोनों को नी रिप्लेसमेंट करना था। उन्होंने डिसाइड किया कि जो हस्बैंड हैं उन्होंने डिसाइड किया कि उनका पहले होना है, तो मेरे पास एडमिट हुए। मैं भी बहुत उनके लिए सेंटिमेंटल रहा कि भाई अकेले हैं, कोई आदमी साथ में नहीं, कंसेंट देने के लिए उनकी मिसेस, कोई उठाने बैठाने वाला, कोई दवाई लाना, कुछ ये करना वो करना, कोई नहीं था। तो मैंने अपने रेजिडेंट डॉक्टर से कहा, मैंने कहा कि भाई तुम लोग सब लोग ख्याल रखो और ये इनको कोई दिक्कत ना हो, तमाम कहीं जाना है, पर्चा रसीद कटानी है, मेडिसिन लानी है, व्हाटएवर। तो बड़ा हमारी टीम ने हमारे रीजन से बहुत मेहनत की, नी रिप्लेसमेंट किया, एक किया, दूसरा किया, सक्सेस हुआ, बढ़िया, पैर टेढ़े सीधे हो गए, चलने लगे। हमसे मिलने आते थे तो बहुत थैंक यू बोलते थे। हालांकि उनके बच्चे नहीं आए, मैंने उनको नहीं देखा हॉस्पिटल में। और करीब 3 महीने बाद वो एक दिन बहुत गुस्से में आए मेरे पास, बहुत नाराज़। तो मैंने उनको देखा तो मैं बहुत खुश होता था जब वो आते थे चलते हुए बिल्कुल बढ़िया, और बोलते थे कि अब डॉक्टर साहब इनका मिसेज का करना है, तो वो बोलते थे कि हाँ ये थोड़ा और मजबूत हो जाए तो इनका घुटना बदलना है। एक दिन वो बहुत गुस्से में आए और बोले डॉक्टर साहब आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। तो मेरी टीम भी चौंक गई, मैं भी चौंक गया, क्योंकि हम लोग ऐसी कोई गलती करते नहीं है। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने कोई तकलीफ़ है, मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि घुटने में कोई तकलीफ़ हुई हो। बोले नहीं तकलीफ़ तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने मेरे घुटने में आपने चाइनीज़ कुत्ते का घुटना मेरे घुटने में लगा दिया। अच्छा। और ये बहुत गलत बात है। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया, इस तरीके की चीज़ें मैंने कभी सुनी नहीं। और वो सोचिए कि किसी ने उनको इतना कन्विंस कर दिया, बोले कि देखिए ये जो घुटना आपने लगाया है, चाइना में लोग जो है वहाँ से, चाइना में लोग या कई कंट्रीज़ हैं जो जहाँ कुत्ते डॉग खाते हैं लोग, और उसके जो घुटने हैं वो इंडिया भेज देते हैं और डॉक्टर्स उसको लगा देते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो मैंने उनको, पहले तो बहुत हंसी आई, टीम भी हमारी बहुत पूरी ये कि मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने बात बताई कि चाइनीज़ घुटना लगा है, और आप इतना चाइनीज़ कुत्ते का घुटना आदमी के शरीर में, और आप इतना कन्विंस हैं जबकि आप ठीक चल रहे हैं। तो बोले नहीं, वो हमारे एक फैमिली फिजिशियन है, उन्होंने देखा, पूरा चेकअप किया और उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये है, और मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मेरे इसमें कुत्ते का घुटना लगा हुआ है। तो मैंने कहा आप अपने फैमिली फिजिशियन से बात कराइए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर भी मैंने कहा कि आप लगाइए फ़ोन। फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो कोई डॉक्टर साहब नहीं थे, कोई उनके झोला छाप डॉक्टर थे जो उनको छोटे मोटे एलिमेंट्स में कुछ दवाइयाँ दे दी इस टाइप से। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपने इनको ऐसा क्यों कहा। बोले सर मुझे ये लगा कि इनके बच्चे तो कोई आए नहीं, कोई इतना बढ़िया घुटना तो लगा नहीं सकता, तो मेरे मन में ऐसे ही आया, मैंने एक दिन सपने में देखा कि इस तरीके के घुटने भी आ रहे हैं इंडिया में, लग रहे हैं, तो मुझे लगा कि वही लगा है। तो इस तरीके से लोग जो है गलत बात, भ्रांतियाँ फैलाते हैं, और मरीज़ को उसके बाद उनको मुझे समझाने में काफ़ी समय लगा। मैंने उनको यहाँ तक कि उसके जो बारकोड निकलता है नी में, वो मैंने फाइल से निकाल के फ़ोटो कॉपी करके एक बारकोड उनको दिया। हालांकि बाद में 1-2 महीने बाद वो फिर आए, वो शर्मिंदा हुए कि मैंने ऐसा सोचा। बट मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग बात करके, जो लोग आपके पास हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, आपके पास हमेशा हैं चारों तरफ, वो एक बात आपके दिमाग में फीड कर सकते हैं। ठीक बात है। एक और छोटा सा इंसिडेंस ऐसे हुआ कि एक पेशेंट मेरे पास बहुत दिन से समय मांग रहे थे कि मुझे रिप्लेसमेंट कराना, डॉक्टर साहब जल्दी कराना है। तो मैंने करीब 1 महीने के बाद उनको टाइम दिया, एडमिट किया। मैंने अपनी टीम से कहा कि भाई काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, जरा इनका हम लोग जल्दी करेंगे, ध्यान रखना। ऑपरेशन के थिएटर में मैं पहुंचा तो करीब 7-8 मेरे को नी रिप्लेस करने थे। तो मैंने एक मन बना के आया कि 7-8 आज करने, तो जल्दी ख़त्म हो गए 6। मैंने कहा कि वो कहाँ है, तो बोले सर वो तो सुबह आई नहीं, गायब हो गए बेड से। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जो आदमी इतने दिन से वेट कर रहा था, 1 महीने से उन्होंने मेरा वेट किया, और तुम्हें उनको पहले लगाना चाहिए था, हमें बताते। बोले नहीं सर वो तो थे ही नहीं, रात को राउंड पे थे, फिर सुबह थे ही नहीं। तो मैंने कहा फ़ोन लगाओ, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया।
उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा कि माता जी क्या हो गया, क्या हमारी टीम से किसी ने आपसे बदतमीजी की या किसी ने कोई परेशानी हुई, क्यों आप चले गए? बोले नहीं डॉक्टर साहब, कोई परेशानी नहीं हुई, आपकी टीम बहुत अच्छी है। मेरे पास दिक्कत ये हुई कि रात को 10 बजे हमारे जो कोई उनके शुभचिंतक हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि देखो तुम तुरंत अस्पताल से चले जाओ, क्योंकि डॉक्टर साहब जितना घुटना काट देंगे वो घुटना आपको अगले जन्म में नहीं मिलेगा, और कम से कम ये जन्म तो पूरा हो गया है, अपना अगला जन्म सिक्योर करो। तो वहाँ से तुरंत निकल लो, नहीं तो तुमको अगले जन्म में जितना डॉक्टर साहब छील देंगे उतना घुटना आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने उनको बहुत काउंसिल किया, लेकिन वो नहीं आया कराने। अच्छा, नहीं आया फाइनल? नहीं कराया उन्होंने। वो आते हैं, दवाई लेते हैं, चले जाते हैं, और उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाहते। तो ये बहुत डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग है। मतलब इतनी मिसकंसेप्शन है नी रिप्लेसमेंट को लेके कि समझाना, पेशेंट को कन्विंस करना, उनको बताना। कोई भी राय दे देता है और लोग उस राय पे विश्वास कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मैं इसमें, जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है और मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना भी फेलियर है। डॉक्टर पेशेंट का एक ऐसा डायलॉग स्थापित होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि आप की बात वो ज़्यादा सुने, क्योंकि आप सही बात कहेंगे, है ना। बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, उसकी ये वो चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे देखिए, ये सब चीज़ें कई साल पहले की हैं, लेकिन मेरे को याद हैं। तो इस तरीके से अगर लोगों को सही बात पता चले कि नहीं, ऐसा नहीं है, घुटना पूरा सक्सेस है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, आपको पेन सहने की जरूरत नहीं है, बहुत पेन किलर खा के आपको अपनी किडनी को खराब नहीं करना है, आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है। मतलब सर्जरी की स्किल के साथ साथ कन्विंसिंग स्किल्स, जी, इमोशनल कनेक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन पे भी आप लोग को बहुत काम करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग इन द मेडिकल कॉलेज फैकल्टी इन अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा रहें, ताकि हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वही सीखें। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि ये हमारा पॉडकास्ट जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा उन लोगों के लिए जिनकी खुद सर्जरी होने वाली है, या उनके घर में किसी को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और वो अभी डिलेमा में है कि हम लोग सर्जरीज के लिए जाएं कि ना जाएं। जी, तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका आने के लिए, समय देने के लिए। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए वैल्यूएबल होगा। आपने इस पॉडकास्ट को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। उसके नोटिफिकेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।